नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चुनावी कवरेज लगातार जारी है और इसी बीच शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां लखीमपुर खीरी में झड़प का मामला सामने आया। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई है, नोकझोंक हुई है। बूथ नंबर 86 पर यह झड़प हुई है। पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा है, तो वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी होने लगा है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में। दरअसल ये देखिए, ये वीडियो है, ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त वायरल भी हो रही हैं, नोकझोंक की, झड़प की। हालांकि कई जगह पर इस तरह की शिकायतें भी मिल रही हैं। यहाँ पर पुलिस और अन्य लोगों के बीच में भी किस तरीके से नोकझोंक हो रही है। तो बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से कन्नौज में मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। भाजपा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक यहाँ पे इस समय बूथ पे आ चुके हैं और उन्होंने वोट डाल दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी वोटरों से अपील रहेगी। क्या दादा आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया? जी बिल्कुल डाल दिया साहब, आप देख लीजिए। बिल्कुल। मतदाताओं से क्या आपकी अपील रहेगी? मतदाताओं से मेरी अपील है कि राष्ट्र हित में, अपने भविष्य की दृष्टि से और विकसित भारत का संकल्प लेकर मतदान करें। देखा, सुब्रत पाठक का कहना था कि विकसित भारत को लेके जो है वोटर मतदान अपना मतदान करेंगे और सुब्रत पाठक ने अपना जो है वोट यहाँ पे कर दिया है। अनुराग चौहान, इंडिया न्यूज़, कन्नौज। और इसी बात आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जो है नितिन अग्रवाल से, मंत्री नितिन अग्रवाल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो भी सुनवा देते हैं। के आबकारी व मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ हैं। उन्होंने अभी अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है और आपको बता दें कि हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कैसा लग रहा है इस बार 400 पार? निश्चित तौर पर 400 पार इस लक्ष्य को लेके चुनाव का आरंभ हुआ था। 3 चरण का चुनाव करीब खत्म हो गया, 4थे चरण का चुनाव चल रहा है। अगर मैं 3 चरण की बात करूँ तो हम लोग बहुत ज्यादा सीधे जीत रहे हैं। ये फाइनल रिपोर्ट हमारी पार्टी है। 4थे चरण में भी एक बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। जो हम 400 पार की बात कर रहे हैं वो इस बार सत्या वो हमें देखने को मिलेगी। अगले 3 चरण के बाद बड़ा उत्साह मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में, जनता मोदी जी को देश का नेतृत्व सौंपना चाहती है। जो विपक्ष है, मोदी का जो विपक्ष है, वो लोग ट्विटर करना शुरू हो गए हैं। वो साफ साफ लिख रहे हैं, मुस्लिम मतदाता जो केंद्र है उनको फोटो डालते हैं और लिख रहे हैं कि इसका काम कर रहा है हमारी सरकार। तो मैं समझ नहीं पाता, ये जो स्पष्टीकरण का कार्य हमेशा विपक्ष ने किया, हमने तो कभी ये बात उनको की बात नहीं करी। सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। विपक्ष केवल कुछ लोगों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ता है। अभी भी चुनाव वही लड़ती स्ट्रैटेजी पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, अब हताशा उनकी नजर आने लगी है। आरोप प्रत्यारोप काम शुरू हो गया। अभी धीरे धीरे वोटिंग मशीन के भी आरोप लगेंगे कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कर दी गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। अखिलेश जी ने भी अभी कन्नौज में बयान दे दिया है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। 3 DO 3 SP भेजे गए। देखिए, आप देख रहे हैं ना कि चुनाव तो केंद्रीय चुनाव आयोग की निगरानी में पूरे देश में चुनाव हो रहा है। पूरी निष्पक्षता से चुनाव हम लोग आयोग करा रहा है। किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, ये सभी को पता है। लेकिन अब धीरे धीरे आरोप लगेंगे। मैं हरदोई की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से ये आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि 4थे चरण के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतों का अधिकार का प्रयोग करें, मतदान करें। ये लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में हम सबको अपनी भागीदारी निभानी। जो चुनाव जिस तरह से आप देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अब कितनी सीटें रहेंगी? 400 पार है या नहीं है? हम 200 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं 3 चरणों में, जैसे मैंने भी कहा। 4था चरण चल रहा है, करीब एक बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी की जीत जाएगी। लेकिन 3 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। निश्चित तौर पे हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ही कहते हैं कि 400 सीटें अभी जीत के तो ये थे नितिन अग्रवाल, सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जीत कर यहाँ जल्दी 3 चुनावों में 3 चरणों में जीत चुके हैं। जो इस न्यूज के लिए आलोक सिंह की। फर्रुखाबाद से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो भी सुनवा देते हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लगातार 2 बार से सांसद मुकेश राजपूत जी, जो तीसरी बार चुनाव मैदान में है और लगातार उनका जो विजय रथ है वो किस तरह आगे बढ़ेगा, आइए बात करते हैं। सांसद जी, वोट डाला है, वोट डाल के आप निकले हैं, क्या चल रहा है मन में, क्या स्थिति है? सबसे मेरा अनुरोध है सम्मानित मतदाता बंधुओं के चरणों में निवेदन है कि वो सभी लोग निकलें और अपना वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ दिलाने के लिए अपना वोट एक एक वोट पड़ना चाहिए। और क्योंकि इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है और इस राष्ट्र को शक्तिशाली, समृद्धशाली, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के निशान पर वोट लगाएं, माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आज मतदान चल रहा है? जनता से यही अपील कर रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है, देश से भ्रष्टाचार, आतंकवाद समाप्त हुआ है और देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तेजी गति से चल रही हैं, जिससे गरीबों में गरीबी दूर हो रही है, गरीबों में खुशहाली दौड़ रही है, वृद्ध लोगों के, निसहाय लोगों के, जो गरीब लोग हैं उनके इलाज के लिए भी सुविधा मिल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं और राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट सपोर्ट सहयोग। आमतौर की अपेक्षा आज मौसम सुहावना हुआ है, जो धूप बहुत तेज खिलती थी, बादल है, कहीं कहीं बारिश भी हुई है, मौसम बहुत सुहावना है, क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ मोदी जी पे और योगी जी पे भगवान श्री राम की कृपा है, इसलिए मौसम भी थोड़ा साथ दे रहा है। ये थे मेरे साथ सांसद व भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत जी, जिन्होंने बताया कि कोई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है तो कोई वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमोद तिवारी, इंडिया न्यूज, फर्रुखाबाद। तो देखिए, चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से यहाँ पर कौन लीड ले रहा है, किसके लिए बड़ी चुनौती है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ भी उनसे करवा देती हूँ। ऋचा राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रही है, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर एस.के. दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तमजीद अहमद जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं मेहमानों का स्वागत करती हूँ, लेकिन मैं मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। इसी बीच एक तस्वीर भी सामने आई है शाहजहांपुर की, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक दिव्यांग किस कदर वोटिंग, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचा है, वो ये तस्वीर है। और देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है, बड़ी प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं इसे कहा जा सकता है कि प्रेरणा बाकी लोगों को भी दे सकते हैं जिन्होंने अभी तक मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, या फिर जो लोग अभी तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख के कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिलती है कि आप भी अपने घरों से निकलिए और मत का इस्तेमाल कीजिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आप ऋचा जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि ये जो 13 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, हालांकि पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जो थी वो आप लोगों के हिस्से आई थी, बीजेपी के हिस्से आई थी। इस बार बस 2 पर आप लोगों ने कैंडिडेट बदला, इसके अलावा बाकी पर आपने रिपीट किया, यानी कि आप लोग आश्वस्त हैं अपनी उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चर्चा में शामिल करने के लिए। इस 13 में से मैनपुरी ऐसी लोकसभाएं जो हमारे पास नहीं थी, इसमें हम अगर देखें तो 1998 से लेकर 2014 तक ये जितनी भी सीटें हैं ना, ये समाजवादी पार्टी का एक जो व्यक्तिगत, जातिगत या फिर ये कहिए तुष्टीकरण की राजनीति का गढ़ था। यहीं से ही माननीय मुलायम सिंह जी नेता बने, यहीं से ही अखिलेश यादव जी को जिता के भेजा गया, यहीं से ही डिम्पल जी सांसद बनी। लेकिन 2014 के बाद से जो समीकरण बदले, आप सोचिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आया कि एक सीट को छोड़ के सारी की सारी मोदी जी के हिस्से में आई, और सारी की सारी अब कहीं ना कहीं मोदी जी पे जो भरोसा था जनता का। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सीटें एक समय पे एक कहते हैं गुंडागर्दी और सांप्रदायिक दंगों की एक मतलब उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। इटावा ऐसी जगह है जहां पर कुछ पुल ऐसे होते थे जहां पर लोग 6 बजे के बाद अपनी रिस्क पे जाते थे। अगर वो 6 बजे के बाद जाते थे, ये मान के चलिए उनका लुटना तय था।
ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ है जिसमें लोगों की गुंडागर्दी से, और कहीं ना कहीं 2014 के बाद जो ये दूसरा कार्यकाल मोदी जी को मिला, योगी जी को मिला, इसमें उन्होंने उसको 4 गुना तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ाई है। जो ये आज आज एक दिन में जो 37 किलोमीटर एक दिन में सड़क बन रही है, तो कहीं ना कहीं सड़कों का जाल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आज कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि जिन सड़कों पे लोग शाम में निकलने से पहले डरते थे, उन सड़कों पे आज एकदम 80-90 की स्पीड से निकल जाते हैं। तो जब महिलाओं को, बुंदेलखंड की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, कुछ क्षेत्र उज्ज्वला अवध योजना का मिल भी आ रही जाता है, लेकिन कन्नौज सीट पर हम बात करेंगे। कन्नौज सीट पर चूंकि अखिलेश यादव है जो कि सुब्रत पाठक को टक्कर दे रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ बदलाव होगा, समीकरण बदलेंगे, लोगों का रुख बदलेगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि कन्नौज में अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हैं, जबकि उनको नीचे की जमीनी हकीकत सब बहुत अच्छे से पता है कि कन्नौज से सुब्रत पाठक अपनी जीत तभी दर्ज करा चुके थे जिस उन्होंने नामांकन किया था। अब ये चीज तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को समझाना चाहिए कि कैसे उन्होंने पहले तेजस्वी यादव का टिकट फाइनल किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको बदल के तेज प्रताप जी के टिकट को बदल के दोबारा अखिलेश यादव जी को लगा उन्हें लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी एक डर है कि पहले टिकट खुद घोषित नहीं करके उन्होंने दूसरे का घोषित किया। और जो पीडीए की बात कर रहे हैं, ये एक मुझे लगता है एक व्यक्तिगत समुदाय को भी पता चल चुका है कि इन्होंने पीडीए के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाया है, और पीडीए के नाम पे केवल एक व्यक्तिगत जाति, जो इनकी जाति है सफाई वाली, उसका विकास किया है। नहीं तो लखनऊ से सफाई केवल एक ही पुल था जो लखनऊ से सफाई को जोड़ता था। इसके अलावा इन्हें पूरे पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गांव नहीं मिला। अच्छा, तो आप ये कह रही है कि पीडीए से भ्रम फैलाने की कोशिश और पीडीए से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, इसका कोई फायदा नहीं होगा लोगों के बीच में। तमजीत जी का मैं रुक करना चाहूंगी, ठीक है? मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ मैम, उसके बाद में वापस आपके पास लौटूंगी। तमजीत जी, वो ये कह रही है कि अखिलेश यादव ने कोशिश भले की हो, और पता नहीं कार्यकर्ता कन्नौज में जमीनी स्तर पर इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पूरी तरीके से खाली है समाजवादी पार्टी के लिए। ऋचा जी आज सुबह से ही मजाक के मूड में बैठी हुई है। मैं सुन रहा था, काफी मुद्दों की बात कर रहे हैं। खैर, मैं इनको बधाई देता हूँ, कम से कम मुझे एक वाहिद प्रवक्ता अभी तक भारतीय जनता पार्टी मिली जो मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो अमूमन तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान यही बातें करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा ऋचा जी की बात पे। बहरहाल मुद्दों पे बात पे आते हैं। चुनाव आज हो रहा है, आज चौथा चरण। जिस तरीके से पिछले 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, पूरी तरीके से फेल हो गया। जब पहले चरण में आए तो इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी 400 पार, वो फेल हो गया, क्योंकि 2014 में जो मोदी जी ने गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए देने का, महिलाओं को महंगाई से मुक्ति दिलाने का, रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का, किसानों की आय दुगनी करने के, किसानों के एमएसपी देने का, हर गरीब को पक्का मकान देने का, फेल हो गया। मोदी की गारंटी की बात आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हुए नहीं मिलेंगे। दूसरे जब चरण में आए तो इन्होंने ये बात करना शुरू कर दिया कि मंगल सूत्र पे इन्होंने बात करना शुरू किया। इनको पता भी नहीं था कितना भावनात्मक लगाव है इस देश का मंगल सूत्र से। उस पर भी जब जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया तो उसकी बात बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता, प्रधानमंत्री जी मंगल सूत्र की बात करते हुए नहीं मिलेंगे। जब तीसरे चरण में ये पहुंचे तो फिर से वही हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, उसको भी इन लोगों ने नकार दिया। सबसे हास्यास्पद स्थिति तो ये पैदा हुई चौथे चरण में आके, जब मोदी जी ने अडानी और अंबानी पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने भ्रष्टाचार से टेम्पो से पैसा भेजते, टेम्पो से, और इतने गंभीर आरोप लगाए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन से। क्या एजेंसीज ने उनको सुनना बंद कर दिया है? एजेंसीज क्या उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही कि अभी तक अडानी और अंबानी क्या छापेमारी नहीं की? और जब प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उसका प्रमाण उनके पास है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रमाण भी नहीं दिया है कि, और दूसरा अडानी अंबानी तो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने के लिए जाने जाते हैं, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना बड़ा घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी ने, सबको पता है। तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इनका नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है। अडानी अंबानी पे भी इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, तो हालात बहुत खराब है। नहीं तो पर राहुल गांधी भी तो अटैक करते हैं, तो वो तो आप लोगों के लिए तो एक वो हो गया ना, चेरी ऑन केक वाला हो गया ना, कि चलिए आप तो राहुल गांधी अटैक कर रहे थे। हाँ, देखिए एक बात समझिए, जब प्रधानमंत्री जी इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री, इसका मतलब ये कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है इस चीज की। इसका मतलब ये है कि एजेंसीज उनपे प्रधानमंत्री जी को सुन नहीं रही। इसका मतलब ये कि एजेंसीज अभी तक छापामारी नहीं किया अडानी अंबानी के ऊपर। तो इसका मतलब या तो ये झूठ है या अफवाह है, ये भारतीय जनता पार्टी मान ले। अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला तो हम तो उनकी बयान को गंभीरता से लेते हैं। प्रियंका शुक्ला जी का मैं एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। प्रियंका शुक्ला जी वही कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, हर चरण में मुद्दे भी बदल रहे हैं बीजेपी के भी। पहले अडानी अंबानी, उससे पहले मंगलसूत्र, उससे पहले फिर हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं तमजीद जी कि चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुद्दों को फेल होता देख वो मुद्दे बदल रहे हैं।
प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मुझे लगता है कि शायद आपने म्यूट किया हुआ है अपने आप को। अनम्यूट कर हाँ लीजिए जी। प्लीज। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ बिल्कुल रही है मेरी? बिल्कुल। देखिए, चुनाव रणभूमि है, इसमें तो जो भी पार्टी है वो अपने अपने मुद्दे लेकर के आगे आएगी। अब ये एक दूसरे को आक्षेप करना, ये तो चुनाव का एक अलग तरीके का पैतरा है ही। चुनाव रण क्षेत्र का ये तो पैतरा है ही, तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हाँ, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें एक मुझे समीकरण कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि कन्नौज की बात अभी आप कर रहे थे, जो मेन सीट अभी मुझे दिखाई दे रही है अखिलेश यादव जी की अचानक से दावेदारी, ये बहुत बड़ा परिवर्तन क्रिएट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त। जो सुब्रत पाठक जी हैं उनकी स्थितियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं 2004 में डिम्पल जी 20,000 से उन्होंने जीत हासिल की थी, फिर 2019 में वो सुब्रत पाठक जी से हारी थी। तो कई वो टीस, जो जिसे कहेंगे टीस, वो अखिलेश जी और कार्यकर्ताओं के अंदर थी, जो उन्होंने जो है बुलाया उनको अखिलेश जी का तय भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कन्नौज पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो ये चुनाव रणनीति है, इन पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दों से हट रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे मोदी जी का अगर मैं कहूँ तो जो मुद्दे लेकर चल रहे थे वो उस मुद्दों पर कायम है, चीजों को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो भाषा और चीजों पर हम कुछ नहीं कह सकते। वो राहुल जी की तरफ से भी आ रहा है, बीजेपी की तरफ से भी आ रहा है। वो तो सारी जो भारत की जनता है वो जो है उसको देख रही है। कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से मुझे कोई अच्छा, अभी तक के 3 जो चरण है वो हो चुके हैं, ये चौथा चरण है। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? मैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें तो इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी कानपुर से मिल रही है, जहां महिला ने मतदान के लिए डिलीवरी बढ़वाई है। दरअसल 11 तारीख को महिला की डिलीवरी होनी थी, लेकिन चूंकि मत का इस्तेमाल करना था, मतदान करने के लिए 2 दिन जो डिलीवरी डेट है वो बढ़वा दी गई। आप इससे अंदाजा लगाइए कि देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, गर्भवती महिला, और चूंकि इतना महत्वपूर्ण और इतना क्रिटिकल समय होता है एक महिला के लिए जब वो गर्भवती होती है, तो उस समय उन्होंने सबसे पहले मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को समझा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। और ऐसे में उस मौके को वो जाने नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर 5 साल बाद ऐसा मौका आता है। लेकिन अपना अधिकार और एक सक्षम और एक मजबूत सरकार चुनने के लिए जो विकास कार्यों को आगे लेकर जाए, लोगों के मुद्दों को बेहतरीन तरीके से समझे और फिर उन पर कायम रहे, उन पर काम करे, उनको आगे लेकर जाए, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, उन तमाम फैक्टर्स को सोचकर मताधिकार जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों की तरफ आना चाहेंगे जो लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। तमजीद जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि कन्नौज में सियासी समीकरण जो है वो बनते बिगड़ते नजर आ सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव, फिर डिम्पल यादव हार जाती हैं यहाँ से। हालांकि बहुत छोटी एक मार्जिन रहता है, वो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहता है हार जीत का। सुब्रत पाठक भी 12,000 वोटों से यहाँ से हारे थे और जीते थे। तो लेकिन अब ये रोचक जो टक्कर है वो खेल बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। इस बार क्या लग रहा है? निश्चित रूप से हम लोग कन्नौज जीतने जा रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता के बीच में कोई आप सिर्फ जनसैलाब देखिए, आप इसका अंदाजा सिर्फ ये लगाइए कि जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा है इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हो, अखिलेश यादव जी के लिए, पूरे डिम्पल यादव जी के लिए, पूरे 80 के 80 सीटों पे जहां पे भी राहुल जी अखिलेश जी जा रहे हैं, आपको अपार जनसमर्थन आपको दिख रहा है। मैं कहने जा रहा हूं आपसे, बहुत गंभीरता से मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेहद करारी हार हारने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडिया गठबंधन 50 से भी ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है, इस चीज का अंदाजा है, ये बात समझिए, इस चीज का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है, बहुत विश्वास में। 400 पार आप बताइए, देखिए अब वो तो 400 पार क्या है, मैं तो अभी भी सरप्राइज हूँ वो 600 पार और 500 पार का नारा क्यों नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए आप कि लगभग अगर आप स्टेट वाइज भी देखिए कैसे 400 पार हो सकता है, स्टैटिस्टिकल कितने ये रॉन्ग है, आप इनकी हालत इसी समझ सकते हैं। गुजरात में इनके पास आज 26 की 26 सीटें, राजस्थान में 25 की 25 सीटें, मध्य प्रदेश में 1 सीट छोड़ दीजिए, बाकी सीटें इनके पास है, उत्तर प्रदेश में 63 सीटें। क्या ये साउथ इंडिया में ये जीतने जा रहे हैं 100 सीटें? ये आप कह रही हैं? सब कुछ जीतने के बावजूद भी इनके पास 303 सीटें हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में 125 सीटें ये जीतने जा रहे हैं, तब तो 400 पार होगा?
तो कुल मिला के ये देश को भ्रम में डालना चाह रहे हैं, अफवाह उड़ाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे अफवाहों से भरी पार्टी है। आप सिर्फ, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ इसका मैथमेटिकल डाटा आप कर लीजिए। कहीं से आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत सकती है, उनको पता है कि ये 150 से भी ज्यादा सीटें नहीं जीतने जा रहे हैं, और हो सकता है कि ये 100 के नीचे भी रह जाए। बहुत जबरदस्त अंडर करंट लोगों के बीच में है। और यहाँ पे बैठी हुई ऋचा जी, आप उनसे पूछ लीजिए हाँ, कि थोड़ा सा के पास जा रही हूँ। कुछ तो प्रूफ कीजिए, कैसे 400? ऋचा जी से जान लेते हैं। नहीं, ऋचा जी बहुत मुस्कुरा भी रही है आपकी बातों पर, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है या फिर वो हास्यास्पद तरीके से उस बात को ले रही है। एक बार उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, उनको मुस्कुराना लाजमी, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री जी मजाक कर रहे हैं देश के साथ। 400 पार का नारा उन्होंने वैसे देना बंद कर दिया है। नहीं, आज पूरे देश में मजाक को छोड़ने को तो आपको सुन के अच्छा लगा। 400 सीटें सुनिए, तो 400 सीटें मांग इस वजह से रहता है ताकि संविधान की हत्या कर सके। इनके नेता लगातार बयान दे रहे थे ठीक है तमजीद जी, मैं संविधान को खत्म। मैं उनका रिएक्शन ले लेती हूं। आप इनसे पूछ लीजिए, ऋचा जी आप पूछ लीजिए कि थोड़ा स्टेट वाइज बता दें। ठीक है ऋचा जी, बता दीजिए भाई कि 400 का पारा कैसे होगा? ये तो मैथमेटिकली रॉन्ग बता रहे हैं ना तमजीद जी। देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूँ। अरे मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उत्तर प्रदेश में मैं इटावा लोकसभा में इस समय हूँ। देखिए ये मैं मानती हूँ कि कन्नौज में आपको जन सैलाब दिख रहा है, क्योंकि आपका पूरा सफाई परिवार वहीं वास कर रहा है। चाहे डिम्पल जी दीजिए, चाहे उनकी बिटिया लीजिए, चाहे अखिलेश यादव या धर्मेंद्र यादव, डाटा नहीं दे पाएंगे आप, डाटा दीजिए आप, मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए आप कौन होते हैं ये बता। अच्छा, आप जब ये कहते हो कि यूपी में हम लोग 20 सीट निकाल रहे हैं, तो आपको ये डाटा किसने दिया? तो आप मान रहे हैं कि हम साउथ, अरे फिर आप मान रहे हैं प्रधानमंत्री अफवाह उड़ा रहे हैं। देखिए आपकी मेरी डिबेट नहीं है, मेरी बात धन्यवाद, मेरी आपकी डिबेट नहीं है, डिबेट मुझे लगता है। ठीक है, तो आप ये छोड़ दीजिए कि हम साउथ में कितनी जीतने वाले। 400 पार मतलब 400 पार, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा हो जाए तो ये मानिए कि किसी और एक अच्छी सी एक आहुति हमारे हवन में हो गई। अब मेरी बात सुनिए, आपने जो कन्नौज की बात करी, सुन लीजिए। कन्नौज से ही लगी हुई एक लोकसभा है इटावा, कन्नौज से ही लगी हुई एक लोकसभा है फर्रुखाबाद। आपके अखिलेश यादव जी ने एक बार भी जहमत उठाई कि वहां पर भी एक यात्रा कर ले? तो हाँ, आपका कार्यकर्ता है, हवा हवाई सब कुछ। दूसरी बात, आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने नैरेटिव सेट किया। अच्छा खासा विकास के कामों पे, मुद्दों पे वोट मांगा जा रहा था, लेकिन आपके अलायंस के जो नेता है, एक दिन राहुल गांधी स्टेज पे आके कहते हैं, मंच पे आके कहते हैं, हम पूरी जातियों का एक्सरे करा देंगे। भैया एक बात बताइए, जब जातिगत चुनाव नहीं है, जब धर्मगत चुनाव नहीं है, तो आपके मैनिफेस्टो में ये क्लॉज क्यों आया? और फिर आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के नाते उसका खंडन भी ना किया जाए। दूसरी बात सुनिए, वोट जिहाद की बात करने वाली किस पार्टी का नेता है? वोट जिहाद का क्या मतलब होता है? आप लोग जिहाद शब्दों को ज्यादा ही मतलब दिल से लगा के रखते हो क्या, कि कुछ भी हुआ वोट जिहाद, लव जिहाद और सबको प्रमोट करते हो? दूसरी बात, आप अडानी अंबानी की बात कर रहे हो, तो आपको मैं बताती हूँ 1943 में अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि गांधी जी और जिन्ना बड़े व्यवसायियों से पैसा ले रहे हैं जो चुनाव को भ्रमित करते हैं और चुनाव को बिगाड़ते हैं। ये 1943 की बात है, गूगल कर लीजिएगा, आपके पास है। इसके बाद आपकी ही कांग्रेस पार्टी जिसके संग आप अलायंस पे हैं, वो 1951 में एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लेके आई, जिसमें उन्होंने मैनेज किया कि अगर पैसा ले रहे हो तो उसको एक मैनेजमेंट तरीके से लो, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस समय बदला, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट करी। आपको आज इसलिए पता चल रहा है किसने कितना पैसा लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये एक्ट लेके आई। क्योंकि कांग्रेस में ये एक्ट था कि कोई कितना भी पैसा लेगा, कोई भी चीज लिखा पढ़ी में नहीं होगी, और कई बार संसद में जाके आपने इस चीज को बदला। दूसरा, जहां पर ये चुनाव है ना भैया, वहां पर 84 कोस यात्रा होती थी पहले, जिसको अखिलेश यादव ने इतना रोका कि जब 84 कोस यात्रा का समय होता था तो गाड़ियां रोके पुलिस चेक करती थी कहीं कोई यात्री 84 कोस यात्रा पे तो नहीं जा रहा है। जब कांवड़ी निकला करते थे ना, मैं जिस जगह से आती हूँ ना, वहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है, हम लोग गंगा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर तक जाया करते थे, कांवड़ियों पे पत्थर बरसाए जाते थे, और कितने फोटो वीडियो मौजूद है। आपको क्या लगता है केवल यहाँ पर? लेकिन तमजीद जी देखिए, ये तो मानना पड़ेगा ना, देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो यूपी निकला है आगे, और इस बात से आप नकारिएगा नहीं, इस बात को तो स्वीकारिएगा कम से कम। कैसे नहीं नकारेंगे? केंद्र सरकार का डाटा आपके सामने है। सबसे ज्यादा रेप कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, यहाँ पे बैठी ऋचा जी, बीएचयू के अंदर क्या हुआ? एक आईआईटी की लड़की के साथ रेप हो गया। राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी इससे पहले, राजस्थान नंबर 1 था महिलाओं के खिलाफ अपराध में। क्या बात कर रहे हैं? किसी ने ये नहीं कहा कि लड़कों से गलती होती है, हमारे यहाँ रेप होता है तो बात ही नहीं सुनेंगी। अब बात ही नहीं सुनेंगी। अब आप बात सुन लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की पहले बात सुन लीजिए, फिर राजस्थान में चलेंगे। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ क्या हुआ? रात में ले जाके उसकी डेड बॉडी फूंक दी गई। आपको याद है? आप उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव से चलाना था। अगर आप अपने केस पे आएंगे तो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है ना कि ये डिबेट का समय बहुत कम पड़ेगा।
बहुत सवाल लिस्ट है आपका। तो आपके यहाँ यही चुनाव के समय पे नीरज मिश्रा ने बूथ अब कब्जे जब का सवाल विरोध किया पूछा जा था रहा है और तो सुन उसकी लीजिए ना। ठीक है। उसका सर ऋचा काट जी, के उसकी हत्या की थी सुनने यही का साहस कन्नौज। देख लीजिए ना। इस कन्नौज ने वो दिन भी देखा है, तो कोई भूला नहीं है। ब्राह्मण कोई नहीं समाज भूला, इसको मैं कभी आ रहा माफ हूँ, नहीं अब कर मैं आ रहा सकता, हूँ। मुझे जिसने नीरज मिश्रा मुझे का लग कटा रहा हुआ है। सर देखा है। सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है यही देश की बेटियां, अब आप प्रियंका अब जी आप आऊंगी देश की मैं अभी बेटियों- आपके सुन पास, लीजिए। 30 सेकंड में आ रही हूँ। हाँ। यही देश की बेटियां जब जंतर मंतर में इसलिए सड़क पे बैठी है कि उत्तर प्रदेश का एक मंत्री उनके साथ रेप करता है, उसका जघन्य आरोप लगाती है, उनको बूटों से रौंदा जाता है, उनको लाठियों से पीटा जाता है। आप भूल सकते हैं इस चीज को? और आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत लॉ एंड ऑर्डर। अभी सुप्रीम कोर्ट कैसे का भूल सकती फैसला है आप है इस बात जिसमें को? आरोप ऋचा तय जी हुए थोड़ा हैं। सुनिए, आप भी महिला हैं, थोड़ा सुन लीजिए। नहीं, मेरी आप गुजारिश किसी है बातों को रटी रटाई बातों को क्यों नहीं, बोलते सुन हो? लीजिए, जिसपे रटी रटाई बातें नहीं केस है चल रहा है, आपके लिए। जिसपे देखिए, केस चल रहा है और आपके ही पक्ष में ऋचा फैसला जी, आ रहा है। देखिए ऋचा जी, पूरे भारत के ऋचा पक्ष जी, में फैसला आ रहा है। अगर किसी ने किसी महिला के साथ गलत किया है तो उसको जेल होनी चाहिए। मैं आपसे मुंह पे ये बात कह रही हूँ। ठीक है कि आपकी बात सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, लेकिन इसका मतलब है उनको लाठियों से पीटा जाएगा? देश के जिन्होंने मान मर्यादा रखा था, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, तो उनको जंतर मंतर में लाठियों से पीटा एक जाएगा? उदाहरण देना आप इसके चाहते पक्ष में हैं, खड़ी हुई हैं? एक आप इसके उदाहरण पक्ष में चाहते हैं, खड़ी हुई सुनिए, एक उदाहरण देना चाहते हैं। जब आप ओवैसी ये का कहना भाई चाह रही कहता है, हैं? एक मिनट रुकिए, आप एक ये मिनट कहना चाह रही हैं आप रुकिए, उनके जब पक्ष में आपके खड़ी होंगी, ओवैसी का लाठियों से भाई पीटा कहता जाएगा है देश की बेटियों कि को? 15 मिनट के लिए देश की पुलिस को बेटियों को लाठियों से हाथ पीटा बता जाएगा? देंगे, तब आप क्यों कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट में देश जाओ? की फिर बेटियों धरना को, देने की क्या जरूरत है जब सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है? लाठियों से पीटा जाएगा? आप ये कह रही अरे हैं? आप बात आप ही नहीं उनके सुन रहे। समर्थन में खड़ी तो हुई, यही लाठियों से पीटा जाएगा? तो क्या यही बात कर बताइए रही ना, हैं आप? जब ऋचा जी, ओवैसी कम का से कम- भाई ही कम से कहता कम है कि इतना 15 तो मिनट के लिए पुलिस समझ हटा दो, तब तो आप कहते हो कम से सुप्रीम कम- कोर्ट पे जाओ। अरे सर, तो कम से कम फैसला देश सुप्रीम की- कोर्ट को कर लेने दीजिए ना। आप और हम कम- फैसला नहीं कर ऋचा सकते हैं जी, ना कि कितने आरोप सिद्ध कम है, से कम कितने देश आरोप की तय बेटियों को हैं। इतना सम्मान अभी रखिए, मामला इतना चल रहा है सम्मान सुप्रीम रखिए कोर्ट में, देश तो की चल बेटियों लेने का। दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को पुलिस कर तुरंत लेने दीजिए कार्रवाई उनका कर रही है। काम। हम और नहीं, आप कौन सुप्रीम होते हैं कोर्ट- किसी पर सुन आरोप लीजिए। लगाने या फिर आरोप सिद्ध सुन करने वाले? लीजिए। ठीक है, प्रियंका जी का मैं रुक करना कोर्ट- चाहूंगी। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ प्रियंका जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, देश की बेटियों की बात हो रही है। मैं तो खुद ये कहूंगी कि एक मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, उनसे पूछिए दर्द, उनसे पूछिए वो टीस, क्या क्या स्थिति थी जब वो भागी थी रात में गेस्ट हाउस से। तो देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं अपना आकलन आपको बताऊं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम लोगों को आज सुरक्षित महसूस करवा रही है महिलाओं को, उसमें मैं 100% मैं खुद जो है इसको कहूंगी कि हाँ, महिलाएं बहुत सुरक्षित हुई है। ये बेकार की बात है, ये बहस का मुद्दा नहीं है यहाँ पर कि आप अपनी बात को ऊपर रखें या बात चुनावी मुद्दे लेकर के आइए और उन चुनावी मुद्दों पर बात करिए। अचानक से कूद जाएंगे आप, सारे के सारी पार्टियां एक हो जाएंगी और लेकर के एक अलग झंडा उठाना शुरू कर देंगे और बात महिलाओं की और देश की बेटियों की करेंगे तो फिर देश की बेटियां चुप होने वाली नहीं है। क्योंकि वाकई में जो भी निर्भया कांड से लेकर सारी चीजें हुई, तो जो एक इंडिया गठबंधन हुआ है, जो देखा जा रहा है, जो सबके सामने है, उसमें सारी ही सरकारें लिप्त रही हैं इस तरीके के शोषणों में। तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी, मुद्दा है चुनाव का। उस चुनाव के मुद्दे पर आधारभूत स्थितियां जो सामने आ रही है, हाँ ठीक है, मैं ये ऋचा जी से भी ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, मैं समझती हूँ इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अलग स्तर पे अपनी एक भूमिका का निर्वाह किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो समीकरण बदला है, क्योंकि केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कन्नौज में नहीं हो सकती, उसमें और भी जातीय समीकरण की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा, क्योंकि पिछली बार जब हम बात करते हैं 13 लोकसभा सीटों पर जो वोटर टर्नआउट निकल कर आया था प्रियंका जी, तो वो 58% के आसपास का था। इस बार अगर 70 तक भी जाता है तो ये मान लिया जाए कि सभी ने मिलकर वोट किया है, किसी एक कास्ट की कोई नाराजगी नहीं है या फिर एक तरफ का कोई चुनाव नहीं रहा है ना, ये मान लिया जाएगा। बिल्कुल, अगर ये वोटर्स जो है, अगर बसपा का ये जो वोटर है, अगर ये नहीं जाता है बीजेपी की तरफ, तो इस चीज को हम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भाई हार या जीत का कुछ समीकरण हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये जो वोटर है बसपा वाला, वो अगर इधर बढ़ जाता है, बसपा में भी बढ़ता है और यादव वो इधर अखिलेश जी की तरफ भी बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसकी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि समीकरण अभी थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, वो दिख रहा है। लेकिन उम्मीद देखे क्या है, सुब्रतो जी ने भी वहां कहीं अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। समाजवादी पार्टी, चूंकि देखिए यहाँ पर विकल्प के तौर पर और एक मजबूत विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को देखा जाता है यूपी में, तो पीडीए फॉर्मूले को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पीडीए फॉर्मूले एक नई रणनीति के तहत अखिलेश यादव लेकर आए थे। लेकिन क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा इसका चुनावों में? क्या लोग वाकई में प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित की तो देखिए, बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछली स्थितियों में अखिलेश जी रहे हैं या जो
आज गठबंधन की सरकार का जो एक चेहरा रहा है, तो लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर नहीं है। हाँ, जातीय समीकरण से जरूर वोटों को हम कह सकते हैं बांटा जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों का ये मुद्दे जो है जनता को भ्रमित करेंगे या चीजें होंगी, ऐसा नहीं मुझे लग रहा है। अब बाकी जो है, जी बताएं। बिल्कुल। तमजीद जी का मैं रुक करना चाहूंगी। तमजीद जी, आप ये कह रहे थे कि देखिए मुद्दों को लेकर, लेकिन आप लोग जो मूलभूत मुद्दे उठा रहे हैं, क्या आप लोगों तक वो सेट कर पाए? क्योंकि 400 पार का नारा हो, राम मंदिर हो, धारा 370 के खिलाफ आप लोगों का एक रुख हो, इन तमाम मुद्दों को भुनाने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। हर सभाओं में लगातार लूप में वो चर्चाएं हुई हैं, उनका संबोधन के दौरान जिक्र हुआ है, लेकिन क्या आप लोग कुछ ऐसे मुद्दे भुना पाए हैं जिनका असर लोगों के बीच में हो? या फिर चूंकि आप अखिलेश यादव और आप लोग गठबंधन में इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोग अपने स्तर पर, यूपी के स्तर पर कोई मुद्दा ऐसा लेकर आए हैं क्या कि आपको लगता है कि हाँ, इस मुद्दे से कुछ फर्क पड़ सकता है या फिर प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि पिछली बार तो समाजवादी पार्टी बसपा के साथ थी, उस वक्त भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे अखिलेश यादव। देखिए, एक बात समझिए, मुद्दे एकदम से क्लियर है पूरे हिंदुस्तान के। कांग्रेस पार्टी ने अपना ब्लूप्रिंट रेडी किया हुआ है। 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया, और ये जो है हम घर घर तक जा रहे हैं, डोर डोर तक जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपके संवाददाता हर जिले से कवर कर रहे हैं, आप लोग दिखला भी रहे हैं, और हम इसी मुद्दों को अपने मन से बोल रहे हैं। 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं, 8500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत युवाओं को 8500 रुपए महीने देने के वादा कर रहे हैं। हम जाति जनगणना का वादा कर रहे हैं, हम महंगाई से इस देश को बचाने का वादा कर रहे हैं। किसानों के एमएसपी पे हम लोग स्वामीनाथन की जो आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू करने की हम बात कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे लोगों के दिल तक पहुंच गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संविधान को बचाने का चुनाव है। आप एक चीज को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार ये बयान दिया कि हमको 400 सीटें दीजिए, हम इस संविधान की हत्या कर देंगे, इस संविधान को खत्म कर देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान को हम हत्या करके खत्म कर देंगे। इसीलिए क्या 400 सीट भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग रही है कि बाबा साहब के संविधान की हत्या करनी है। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो हेगड़े पे कोई कार्रवाई की, ना लल्लू सिंह पे कोई कार्रवाई की, और ना कोई कार्रवाई की, और ना तो उस बयान को कंडेम किया, ना तो उस बयान से दूरी बनाई, आप समझ सकते हैं कि क्या ये देश बर्दाश्त करेगा कि बाबा साहब के संविधान को, लिखे गए संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्या करने की साजिश रच सकते हैं? उसकी बात भी कर सकते हैं? क्या ये देश बर्दाश्त कर पाएगा? इस संविधान की हत्या करने की बात भारतीय जनता पार्टी वाले करे, और ऋचा जी मुस्कुराए यहाँ पे बैठ के। ये इस देश बर्दाश्त कर पाएगी? ऋचा जी का मैं रुक करूंगी। देखिए, नैरेटिव ये सेट करने का विपक्ष कोशिश कर रहा है कि आप लोग संविधान के लिए खतरा है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इसीलिए वो लगातार अपील भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी ऋचा जी, हमारी बात खत्म करने दीजिए। नहीं तमजीद जी, मैं आऊंगी, पर मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एस के दुबे जी। संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, अपने नेताओं मोदी जी की बात मान लीजिए ना, मोदी जी ने मंच पे कह तो दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने वाला अभी पैदा हुआ नहीं है, तो ये भी बात मानिए ना। नरेंद्र मोदी जी ने कह तो दिया। नहीं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की भाई? कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? आप कार्रवाई चाहते किस? नहीं, कार्रवाई क्या की आप ये बताइए। पहले कंफ्यूजन हटाइए आप लोग ना, या तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात मानिए। नहीं तो कार्रवाई क्या की आपने? बातें आपकी बेतुकी कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है, एस के दुबे जी का मैं रुक कर लेती हूँ। ठीक है तमजीद जी, आप इस संविधान को खत्म कर पाएंगे, आपने क्या कार्रवाई की? अच्छा सुन लीजिए ना सर, ठीक है। एस के दुबे जी का मैं रुक करूंगी। एस के दुबे जी, क्योंकि 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, अखिलेश यादव एक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कन्नौज में एक दिलचस्प मुकाबला है, कड़ी टक्कर है, जहां डिंपल यादव की हार का बदला अखिलेश यादव, पूरी कोशिश उनकी रहेगी। हालांकि सुब्रत पाठक भी बहुत लंबे मार्जिन से हारे नहीं थे, पिछली बार भी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे, तो ये टक्कर का मुकाबला साथ ही साथ रोचक भी है। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि 13 की 13 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार क्या लग रहा है, मेहनत रंग लाएगी क्या? सबसे पहले तो मैडम माफी चाहूंगा कि मैं लेट ज्वाइन हुआ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए 11 बजे का आपका समय था। खैर, अभी जो चुनाव चल रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार 0 होगा। इन 13 की 13 सीट पर हम क्लीन स्वीप करेंगे, आप ये लिख लेना, और 4 तारीख को अगर हम आपके साथ डिबेट में आए तो आपको बताएंगे। उसका रीजन है, ये शायद हंसने वाले हंसेंगे भी और रोने वाले रोएंगे भी, ये 24 तारीख को 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में क्यों हम स्ट्रांग हैं, उसका रीजन है। स्ट्रांग इसलिए है
कि जब हम लोगों के बीच गए तो लोगों ने कहा कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, लोगों ने कहा कि हमारी फसलें बर्बाद हुई, हमें मुआवजा नहीं मिला, लोगों ने कहा बेरोजगारी दर इतना बढ़ गया कि गांव-गांव में बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे 2019 बेरोजगार में भी हैं। आप लोगों ने यही कहा था सर, 2019 में भी आप लोगों के यही मुद्दे थे। देखिए लेकिन फिर क्या हुआ 2019 में कन्नौज में? उसका भी रीजन है। जनता ने इन्होंने इतने लंबे लंबे वादे किए थे, तो जनता ने ये उस समय सोचा था कि इन्हें 5 साल में काम करने का मौका नहीं मिल पाया, इन्हें हम 5 साल और देते हैं, इसीलिए इन्हें 10 साल का टर्म दिया गया। जनता ने ये सोचा था कि कम से कम 10 साल में कोई भी सरकार होती है काफी कुछ कर सकती है और करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर पाई। और जो हुआ, जैसे कि राम मंदिर हुआ, राम मंदिर भैया तुमने कौन सा बना दिया? राम मंदिर जो बना वो अयोध्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हिंदू सर राम मंदिर वो बना जो आप लोग नहीं कर पाए। नहीं तो उसमें सर राम मंदिर वो बना जो आप लोग नहीं बनवा पाए ना सर, और ना आप लोग जा पाए। आप लोगों को तो निमंत्रण भी मिला था, आप लोगों ने तो जाना भी गवारा नहीं समझा सर। हमारी सरकार होती तब भी हम उसको बनवाते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और इसके लिए इनको श्रेय लेने की क्या जरूरत है? लेकिन राजनीतिक माहौल, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि धर्म विरुद्ध जाके उसकी जल्दी जल्दी स्थापना करवा दी और सब करा के उन्होंने चालू कर दिया कि नहीं राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है। अरे भाई, कोई भी चीज जब आप घर बनाते हैं तो जब पूर्णतः घर बन जाता है तभी आप प्रवेश करते हैं ना, ये आधे अधूरे में प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कौन समझाए? 4 शंकराचार्यों की बात इन्होंने नहीं मानी, ये देश का दुर्भाग्य है। और ये जो हिंदू धर्म में तो सिर्फ शंकराचार्य ही सर्वोपरि हैं, धर्म के अधिकारी तो वो ही हैं। आप लोगों को शायद आप तो मुझे लगता है यहाँ पे बैठ के समर्थन करेंगे कि चलिए ठीक है, हमारे राज्य में तो कार सेवकों पर गोलियां चली थी, हम तो उनका समर्थन करेंगे, राम मंदिर बन गया उसका समर्थन नहीं करेंगे ना। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभी मैं जवाब देना चाहती हूँ अपने भाई को। ठीक है मेरी चाची आऊंगी। आप अपने तरीके से आप बात रखेंगे, आप अपना नैरेटिव सेट करते हैं, नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं होगी सर टीवी पर बैठ। मैडम, इनके जो नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के सचिव रहे, विशेष सचिव, और इस समय अयोध्या की जो राम मंदिर की समिति है उसमें भी है, उनका इंटरव्यू आप देखिए, उनका चलाइए इंटरव्यू अगर आपके पास है। उन्होंने कहा ये मुलायम सिंह का डिसीजन नहीं था गोली चलाना, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन था। अगर मैं गलत हूं तो मैं आज ही अभी आपके सामने इस समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। अगर आपके पास है और आप ये चलाएं, इस्तीफा देना ना देना वो आपका कॉल है सर, हमारा हम इसमें कोई रोल नहीं देते। ठीक है मेरी चाची आऊंगी आपके पास, लेकिन अभी अपने दर्शकों को एक अपडेट दे देते कि कहां पर कितना फीसद मतदान हुआ है, बहुत जरूरी है अपडेट देना। तो देखिए चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर अभी कानपुर में 11 बजे तक का आंकड़ा 21.36% वोटिंग का आया है। अकबरपुर में यही आंकड़ा 11 बजे तक 25.63% का हुआ है। शाहजहांपुर में 11 बजे तक 25.09% मतदान हुआ है, जबकि फर्रुखाबाद में 11 बजे तक 27.08% मतदान हुआ है। तो देखिए कहाँ कितना मतदान हुआ है, 11 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। उन्नाव में 11 बजे तक 11.85% मतदान हुआ है। अकबरपुर में 11 बजे तक 25.63% वोटिंग हुई है। बहराइच में भी आंकड़ा सामने आया है, 14.04% मतदान हुआ है। इटावा में भी 11 बजे तक 24.68% वोटिंग हुई है। हरदोई में भी 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। इसके अलावा जहां कन्नौज में बात कर लेते हैं तो कन्नौज में 11 बजे तक 14.23% वोट पड़े हैं। तो देखिए कहां कितने परसेंटेज वोट सुबह 11 बजे तक पड़े हैं, वो हम आपको लगातार आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं, डाटा के जरिए बता रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। ऋचा जी मैं आऊंगी आपके पास, आप अपने तथ्य भी रखिएगा, बात भी कहिएगा, लेकिन उससे पहले इन वोटिंग परसेंटेज को लेकर एक मैं सवाल डॉक्टर प्रियंका जी से लेना चाहूंगी। प्रियंका जी, आप कन्नौज की जब हम बात करते हैं, अभी यहाँ पर ये तमजीद जी कह रहे थे कि उत्सुकता बहुत है या फिर कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है
और बढ़ चढ़कर यहाँ पर जीत दिलाएंगे, लेकिन बहुत कम वोटिंग परसेंटेज है अभी कन्नौज में, 14%। देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 चरण के चुनाव अभी तक हो रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज तो आप पहले चरण से ही देख रही हैं, बहुत ज्यादा इस बार दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी क्रम में ये चौथा चरण भी इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कहना कि ये जो कह रहे हैं उत्साह बहुत है, बहुत अच्छी बात है। उत्साह तो होना चाहिए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो सपा के हो, कोई भी हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद में पाल वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है और इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए सपा ने, वो पाल ही बनाए, श्याम पाल जी को एकदम रखा। तो मुझे लगता है कि अगर वहां से थोड़ा सा जो वोट बैंक अगर इनको मिल जाएगा तो शायद अगर निकालें और करें तो शायद इनकी तरफ एक चीज आगे आ सकते हैं ये, और चीजों में परिवर्तन लाने के लिए इनको थोड़ा सा वो मिल सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लोग निकल नहीं रहे हैं, तो लोग इसीलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वो जो है अभी धीरे धीरे करके चीजों को अलग तरीके से उनके सामने आ गई हैं। वो इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किधर और क्या करे और क्या नहीं करे। कोई अपनी बात कर रहा है, कोई अपनी बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मुद्दों की बातों से अलग हटके इस चुनाव में इस बार मजाकिया सा एक माहौल बन गया है। हम लोग जब रैलीज वगैरह देख रहे हैं या चीजें देख रहे हैं जहां से लोगों की बातें सुन रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी बातें जब सामने आ रही है तो बड़ी छोटी और बड़ी अलग स्तर की बातें सामने आ रही है। तो जनता इस वक्त बड़ी व्याकुल और व्यथित है कि करे तो करे क्या, मुझे जो दिखाई दे रहा है। इसलिए शायद इस तरीके से जो ये समीकरण सामने आ रहे हैं इस बार पहले चुनाव से ही, पहले चरण से ही हम देख रहे हैं कि ग्राफ बहुत ज्यादा 58 पे आके रुक जाता है। मेरे ख्याल से वो 60 के ऊपर बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जनता कंफ्यूज है, इसीलिए शायद चीजें ये सामने आ रही हैं। इसके अलावा तो कुछ और नजर नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, लोग निकले। मैं तो यहीं से आपके चैनल से आह्वान करूंगी कि चाहे वो सपा को करे वोट, चाहे कांग्रेस को करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी को करे, लेकिन सभी अपने घर से निकले, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। आपको आज अपना नेता चुनने का सही वक्त और सही निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आप निकलिए और प्लीज जाकर के वोट करिए। मैं यही जनता से आह्वान करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, मैं ऋचा जी का रुख करूंगी, लेकिन एक तस्वीर बहराइच से अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। दरअसल एक बेहद ही रोचक सी तस्वीर आई है सामने, जहां भारत नेपाल सीमा पर बसे थारू बाहुल्य जनजातीय समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकतंत्र के इस महापर्व का स्वागत किया है। और ये तस्वीरें बेहद रोचक है। ये देखिए, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आए। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आदिवासी थारू मतदाताओं ने मतदान किया है, वोटिंग की है। घरों से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मतदान करने की अपील भी ये लोग करते नजर आ रहे हैं। तो भारत नेपाल सीमा पर बसे अम्बा, बर्दिया, बलाई गांव, सोहनी समेत 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव के लोग जहां पर लोकतंत्र का त्योहार मनाते हुए वोट करते हुए नजर आए। तो ये बहराइच की बड़ी ही रोचक तस्वीरें हैं। और देखिए, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए ऋचा जी, अपने आप काउंटर दीजिएगा जो एसके दुबे जी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गलत है, निराधार फैक्ट्स है जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर क्या अभी ये चुनाव मोदी वर्सेस लोकल मुद्दे रह गया है क्या? क्योंकि 2014 में आप लोगों ने मोदी चेहरे पर चुनाव लड़ा, 2019 में आप लोगों ने मोदी चेहरे पर चुनाव लड़ा, इस बार भी मोदी चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लोकल मुद्दे हैं कि नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं कि नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या स्थिति है वो तो पूरा विश्व जानता है कि भारत आज कितना मजबूत है, ठीक है। और सच में अब आते हैं हम लोकल मुद्दे पे, क्योंकि ये सारे चुनाव कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे पे बेस होते ही होते हैं। लेकिन अब जैसे इन्होंने ये बोला कि राम मंदिर की इन्होंने बात की, वैसे मैं इनको जवाब देना नहीं चाहती, पर इनकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हमारे सपा के प्रवक्ता कहीं ना कहीं इस बात को दोबारा भी बोलेंगे। जो अब शंकराचार्य की बात करते हैं ना, तो हम आपको याद दिला दें कि आपके ही श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने पहली बार
स्वरूपानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जो कांग्रेस के समर्थक थे, उनको चुनाव के किले में नजरबंद किया था। उन्होंने जब ये कहा था कि नक्शा ठीक नहीं है, तो ये कहा गया कि चलिए आप अपने हिसाब से नक्शा बनवा लीजिए, लेकिन नहीं, उनको केवल जो एक सनातन विरोधी छवि थी उसको मजबूत करना था ताकि एक व्यक्ति समुदाय खुश हो सके। आपके ही मुलायम सिंह यादव जी ने सारे संतों को जेल में डाला, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आ रहे थे, रास्ते में ही उनको जेल में बंद करवा दिया। इसलिए अगली बार इस तर्क को रखिएगा तो सोच के रखिएगा कि शंकराचार्य पे सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाली आपकी सरकार थी। दूसरा, कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी उनसे क्या कहेंगे जाके कि 5 साल उनके जनता के बीच में कौन बैठा? थाना चौकी जब हुई, जब कार्यकर्ते के घर पे कोई बात आई, किसी के मरने जीने पे कौन गया? तब सुब्रत पाठक जी गए थे, माननीय सांसद जी गए थे। तो आज जनता जानती है, जब भी कोई चुनाव होता है ना, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी घर में आएंगे सबके, कि ये कहेंगे नहीं ठीक है मेरे घर में अगर बगल में चोरी हो गई तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उसके घर में दुख सुख बांटने नहीं आ सकते, लेकिन उनका जो एक सिपाही अभी होता 13 है, सीटों वो पर, वहाँ क्योंकि का 2 ही सांसद सीटों होता पर है। आप लोगों ने अभी कैंडिडेट बदले हैं ऋचा जी, है ना, बाकियों पर आप लोगों ने 11 सीटों पर रिपीट किया है, यानी कि आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और भरोसे में हैं कि पुरानी रणनीति के तहत ही आप लोग फिर से जीत हासिल करने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं जनता को भी एक अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय है, लेकिन अब आप इस चीज से ये सोच के कि नहीं अब तो हमारे यहाँ जमीन पे भी हम सभी लोकसभा जीतने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं, उस चक्कर में ये गलती ना करें कि वोट देने नहीं जाए। आप कहीं भी हैं, आप वोट देने जाएं। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा अगर हम मैनपुरी भी इस बार जीत जाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता जानती है कि जो मेरे दुख सुख में खड़ा है, जो मुझे केंद्र की राज्य की योजनाओं का सीधा लाभ देता है, मेरे बैंक के खाते सीधे मोदी जी तक जुड़े हुए हैं। एसके दुबे जी वो ये कह रही है कि इस बार कोई आश्चर्य ना करें कि अगर मैनपुरी भी हम जीत जाएं, तो भाई मैनपुरी तो आप लोगों का गढ़ है। ये तो बहुत अतिशयोक्ति हो और गई। गढ़ क्या, अखिलेश यादव तो गढ़ बताते हैं उसको। देश की, इस देश में स्वतंत्रता है सभी को और अपनी बात कहने का हक है, और दिन में मुंगरी लाल के सपने देखने का भी हक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको धरातल की बात बोलता हूँ कि मैनपुरी हम जीत रहे हैं, कन्नौज हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, फर्रुखाबाद हम जीत रहे हैं, आसपास की जितनी सीटें हैं वो मैं 100% आप देख लेना। ये तो अभी कहूंगा तो आपको ऐसा लगेगा, 4 तारीख को ऋचा जी को बुला लेना और आमने सामने बिठा देना, तब इनको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यहाँ से अन्नू टंडन जी जीत रही हैं, कानपुर में मेरा कैंडिडेट जीत रहा है, अकबरपुर में राजाराम पाल जीत रहे हैं, और मैं इसीलिए नहीं, लेकिन पिछली बार तो देखिए बसपा भी आप लोगों के साथ थे ना, तो बसपा कैडर का भी तो एक प्रभाव रहा कुछ सीटों पर, इस बार तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार सियासी समीकरण बदलेगी कांग्रेस के आने से। ठीक है।